स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे दिल्ली की सियासी जंग की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान होना बाकी है, लेकिन उसी से पहले वहां का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। अवसर मिलना चाहिए, कोई मौका गंवाना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली सरकार पर यानी कि अरविंद केजरीवाल के मकान का जो रिनोवेशन था उसको निशाने पे लिया और उन्होंने कहा कि मैं भी चाहता तो शीश महल बना सकता था, लेकिन मुझे गरीब जनता के लिए मकान की दरकार थी, मैंने वह काम पूरा किया। वहाँ दिल्ली की EWS आवास योजना थी, उसके उन्होंने प्रधानमंत्री आवास जो है उसका लॉन्चिंग का कार्यक्रम था, उस पर उन्होंने ये बात कही। दूसरी तरफ उन्होंने घोटालेबाज से लेकर के कई तरह की चीज़ें कही हैं। उधर आम आदमी पार्टी का पलटवार है, उनका कहना है कि आधी दिल्ली तो केंद्र के पास में है, फिर 10 साल में कुछ नहीं कर पाए। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम कांग्रेस से प्रतीक सिंह जी हैं, भाजपा से विकास सोमानी जी और आम आदमी पार्टी से उनके प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद रहेंगे। प्रतीक जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। क्या लगता आपको कि दिल्ली का सियासी पारा इसी तरह से चलता रहेगा? क्योंकि आप लोग अलायंस में थे इंडिया गठबंधन में, हालांकि अभी तक टूटा नहीं है, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ने वहां पे सियासी तलवारें खींची हुई हैं। देखिए, पिछले 10 साल में अगर दिल्ली सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें तो दोनों ही दिल्ली को सुशासन मुहैया कराने के अंदर विफल रही है। हमारी जब सरकार रही, 15 साल तक शीला दीक्षित जी की सरकार रही, तो आप देखिए कि जितने ब्रिज बने, जितनी सड़क बनी, जो मेट्रो का विस्तार हुआ, सारा हमारी सरकार के अंदर हो गया था। और मौजूदा दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने दोनों ने ही 2014 के बाद में किसी भी तरीके की इनिशिएटिव नहीं लेकर के, और ना तो कोई मेट्रो का विस्तार किया, कोई नए ना स्कूल खोले, ना कॉलेज खोले, ना कोई सड़कों का विस्तार किया। और वादा दोनों ही सरकारों ने किया था कि वहां पर पॉल्यूशन कम करेंगे, यमुना की सफाई करेंगे, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है और हुआ कुछ नहीं है। और इसीलिए दिल्ली की जो जनता है अब वापस से पीछे मुड़ करके देख रही है, शीला दीक्षित जी के दौर को याद कर रही है और कांग्रेस को जो है दोबारा से सत्ता में काबिज करने के लिए, सत्ता में लाने के लिए प्रयासरत है। और दोनों ही पार्टियां, दोनों ही केंद्र की सरकार चाहे दिल्ली की सरकार, अब सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने काम नहीं किया और उन्होंने। असलियत तो यह है कि दोनों ही सरकारों ने कोई भी काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 तक प्रत्येक हिंदुस्तानी को पक्का घर मिलेगा, लेकिन आज मात्र 1750 लोगों को कोई मकान की चाबी शायद सौंपी गई है और 2 महीने पहले 3,000 लोगों को सौंपी गई थी। और दिल्ली के अंदर लगभग 4 लाख से ज्यादा लोग जो हैं 4 लाख झुग्गियों के अंदर रहते हैं, तो 4 लाख पक्के मकानों की जरूरत थी। तो जो मिला है वो कुछ भी नहीं है। 10 साल के अंदर केंद्र भी विफल रही और दिल्ली सरकार भी, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो भी पूर्णतया विफल रही है। चलिए, विकास सोमानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। विकास जी, आम आदमी पार्टी भी निशाने पे है कांग्रेस के, और आप लोग भी निशाने पे, यानी कि बीजेपी भी निशाने पे है। उनका आम आदमी पार्टी ने भी यह कहा है कि आधी दिल्ली तो केंद्र के पास में, और अगर अभी भी वहां का विकास नहीं हो पाया तो फिर किस मुंह से आम आदमी पार्टी को कोसा जा रहा है? योगेंद्र जी, मैं जन टीवी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस तरह का विकास देश में देखने को मिल रहा है, वो एयरपोर्ट के माध्यम से, NH हाईवे के माध्यम से, और आप देखें रेलवे के माध्यम से, लगातार एक के बाद एक नई ट्रेनें शुरू हुई है और एक के बाद एक नई, जहाँ पर फ्लाइट एयरपोर्ट नहीं थे वहाँ भी एयरपोर्ट सुचारू रूप से शुरू कर दिए गए हैं। और रही बात, जहाँ तक दिल्ली की बात ये करते हैं, तो दिल्ली में जो स्लम एरिया, जे क्लस्टर्स की जो है झुग्गी झोपड़ियों में, वहाँ पर जो चाबियाँ सौंपी गई, 2 साल पहले भी 3,000 फ्लैट्स को दिए गए, जो गरीब जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे, और अभी 1647 के लगभग को अभी दिए गए। जो कांग्रेस किसी प्रकार का कोई कार्य आम जनता के हित में नहीं कर पाई और आज कांग्रेस को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो आप ये बताइए कि कांग्रेस की अपनी विचारधारा अपने बारे में कहने के लिए आज शीला दीक्षित जी को गए कितना समय हो गया, उसके बाद से कांग्रेस सिर्फ उन्हीं बातों को कही जा रही है। तो वर्तमान में कांग्रेस के पास करने के लिए क्या है, ये सोचने विषय है। दूसरा विषय ये है कि लोकसभा चुनाव भी आपने देखे, पूर्व में जो पार्टी के चुनाव भी देखे, तो कांग्रेस का अस्तित्व कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है और कांग्रेस आज भी किसी अपने
अपने मैंडेट पे कहीं भी खड़ी नहीं उतर रही है, बल्कि यहाँ तक कि ये कहना चाहेंगे कि प्रतिपक्ष की भूमिका को भी बहुत अच्छी तरह से राजस्थान हो चाहे दिल्ली हो कहीं नहीं निभा पा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कांग्रेस के हमारे साथियों से कि वो जरूर ये बार बार इस बात पर चर्चा करते हैं, बजाय वो एक एजेंडा एक मिशन की कांग्रेस क्या चाहती है। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी और जब काफ़ी लंबे समय संघर्ष किया जनसंघ के समय से, भारतीय जनता पार्टी जब 2 सांसद हुआ करते थे, हम दिन भर कांग्रेस की बात नहीं किया करते थे कि कांग्रेस ने वर्षों राज किया, 10-10 साल तक मनमोहन सिंह लगातार प्रधानमंत्री रहे, हमने ये नहीं किया 2 स्कूल बनाए, 2 घर बनाए, 2 नहीं बनाए, ये क्या किया। लेकिन जिस स्तर पे कांग्रेस अपनी बात को, हम उस वक्त भी अटल आडवाणी कमर निशान मांग रहा है हिंदुस्तान कहा करते थे, और उसी बात को हमने आगे बढ़ाते हुए उस विचारधारा को आगे बढ़ाया है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस की विचारधारा कहां चली गई, जो इस बात पे नहीं कहना चाह रही है, और दिल्ली में भी चुनाव के लिए इनके पास क्या एजेंडा है, क्या मिशन है, क्या नेता है, क्या नियत है। रही बात ये बताएं कि आपको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह की वो तमाम अमेंडमेंट, चाहे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हो, चाहे जिस तरह का जो आज सुरक्षा की भावना देश के प्रत्येक नागरिक के प्रति आश्वस्त रूप से की जा रही है, वो एक भारतीय जनता पार्टी है। और बार बार कांग्रेस इसी बात को लेकर, अब जहां तक रही आप पार्टी की, तो योगेंद्र जी मैं कहना चाहूंगा कि आप पार्टी का तो जब अन्ना हजारे के समय से जो आंदोलन शुरू हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कह चुके हैं, और वर्तमान में जो स्थिति है, 2 मंत्री पंजाब के विजय सिंगला स्वास्थ्य मंत्री सहित वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और दिल्ली में आप देखें कि चाहे वो घरेलू हिंसा के मामले में सोमनाथ भारती ले लें, चाहे आप उसमें महिला दुष्कर्म के मामले में संदीप कुमार को ले लें, चाहे मतलब वक्फ बोर्ड के मामले में अमानुल्लाह खान को ले लें, तो आप पार्टी का तो पूरी जो नींव ही डगमगा चुकी है। और जिस तरह से पीएमएल घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल 8-8 चार्जशीट पेश हो चुकी है। अब रही बात जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है। जिस अन्ना हजारे के आंदोलन को शुरू किया था और दिल्ली में धरना हुआ था, तो दिल्ली की जनता इस बात को समझती थी कि आप पार्टी एक ईमानदार पार्टी होगी, देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएगी और अन्ना हजारे के विचारों को आगे बढ़ाएगी। जो अन्ना हजारे को अलग करके और आप पार्टी एक भ्रष्टाचार के रूप में, जो कि आप पार्टी के कैलाश गहलोत ने एक बार कहा था कि भ्रष्टाचार की नीति के रूप में आप पार्टी है, एक एक करके सारे लोग जो उस अन्ना हजारे जी की टीम में शामिल थे वो सब बिखरते गए और आप पार्टी भ्रष्टों का एक कुनबा बन गया। चलिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रतीक जी कि भ्रष्टाचार की कुछ डेफिनेशन क्या है राजनीति के अंदर, जो अरेस्ट हुआ वो, या कुछ और भी कह सकते हैं इसमें? देखिए, पहले तो सोमानी जी कह रहे थे कि भाई आपकी क्या विचारधारा है। मुझे लगता है कि जो देश की जनता है वो विकास के नाम पे वोट देती है, और कांग्रेस पार्टी को 1998 से लेकर के और 2014 तक कांग्रेस पार्टी को चुना, और उसके बाद में जब कांग्रेस पार्टी को नहीं चुना तो बीजेपी को तो कम से कम उन्होंने नहीं चुना। और बीजेपी को लास्ट जो चुनाव बीजेपी ने जीता था वो 1993 में जीता था, उसके बाद से आज तक कोई विधानसभा का चुनाव जीता नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है, और दिल्ली की जनता अब ये चाहती है कि शीला दीक्षित जी ने जो विकास किया था उसके बाद जो विकास रुक गया है उस विकास की कड़ी को आगे बढ़ाया जाए, उस विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाया जाए। अब 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है और 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो सवाल इन्हीं से करेंगे ना, डोनाल्ड ट्रंप से थोड़ी करने जाएंगे। सवाल तो इन्हीं से करेंगे कि क्या हुआ हमारी सरकार जाने के बाद में 1 इंच भी मेट्रो का जो विस्तार है वो क्यों नहीं हुआ। इन्हीं से सवाल करेंगे कि एक भी फ्लाईओवर दिल्ली के अंदर क्यों नहीं बना। इन्हीं से सवाल करेंगे ना कि इतनी क्या स्थिति पैदा हो गई है कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन इतना जबरदस्त हो गया है कि 2000 तक AQI चला जाता है। इन्हीं से सवाल करेंगे कि गुड़गांव से दिल्ली जाने में 4-4, 5-5 घंटे क्यों लग जाते हैं, नई चीजें क्यों नहीं बनाई गई है। और ये बोल रहे हैं कि ये हो गया वो गया। आप ही दोनों सरकारों को ये जवाब देना पड़ेगा कि यमुना आज तक साफ क्यों नहीं हुई और बद से बदतर क्यों होती जा रही है। आप ही को जवाब देना पड़ेगा कि दिल्ली के अंदर 2014 के बाद में एक भी नया स्कूल कॉलेज क्यों नहीं खुला, एक भी नया अस्पताल क्यों नहीं बना। तो ये सवाल के जवाब तो आप ही दोनों सरकारों को देने पड़ेंगे। अब मैं योगेंद्र जी के सवाल पे आता हूं। मुझे लगता है कि 2014 के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने हमारी जो शीला दीक्षित जी की सरकार थी उसको डिफेम करके जो सत्ता में आए बोलते थे 350 पन्ने की मेरे पास में सबूत पड़े हैं, वो ले जा करके मैं दे दूंगा। बाद में वो फाइल मांगी गई तो उसके अंदर कुछ निकला नहीं। इसी तरीके से 2G के अंदर हमको बदनाम किया गया, कोलगेट के अंदर हमको बदनाम किया गया, और बाद में CBI ने बोला कि 2G घोटाला हुआ ही नहीं है। CBI कोर्ट ने सबको बरी कर दिया और आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो मुझे लगता है जब तक किसी के ऊपर आरोप साबित नहीं हो, मेरे हिसाब से कि वो जब तक भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए। सोमानी जी, आप खुद भी एक लॉयर हैं और आरोप किसी पे भी लगा देना, अभी अरविंद केजरीवाल के मामले में भी ये कहा जा रहा है कि जमानत उनको इसी बिहाफ पे मिली है कि चार्जशीट में अभी तक भी ED को उनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके बिहाफ पे उन्हें
सजा दी जाए या फिर उसके जो उनकी जेसी है उसे बढ़ाया जाए। या आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कर रही है कि हमारे एक भी नेता के खिलाफ अभी तक चार्जशीट में ये तय नहीं कर पाई ईडी कि वास्तव में इन्होंने कुछ स्कैम किया है। योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूँगा पीएमएलए घोटाले के मामले में 8वीं चार्जशीट पेश हो चुकी है। जब बार बार अलग अन्य तथ्य सामने आए, तथ्य आने के बाद चार्जशीट पेश हुई। एक बात हो रहा है कि पीएमएलए एक्ट की धारा 70 और 70 में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरह का कार्य करने के अपराध का माना गया। रही बात जब 70(1) या 1(2) की बात आती है तो किसी व्यक्ति का समूह, अब राजनीतिक पार्टी एक व्यक्तियों का समूह है और उसमें मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल कई लोग जुड़े हुए हैं। तो जांच की जो चार्जशीट है वो 8वीं तो पेश हो चुकी है और भी चार्जशीट पेश हो सकती है, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष द्वारा किया गया घोटाला नहीं, एक संगठित अपराध द्वारा, एक पार्टी द्वारा किया गया घोटाला है। एक प्रतीक जी ने एक बात कही है अभी, एक तो इन्होंने ये कहा कि बीजेपी अभी तक 93 के अंदर लास्ट टाइम जब जीती थी उसके बाद से अभी तक सरकार नहीं बना पाई, एक बात। दूसरा, ये दोनों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये केवल कांग्रेस आम आदमी पार्टी को ही नहीं कर रहे हैं, आपको भी खड़ा कर रहे हैं कि आप लोगों ने क्यों नहीं किया। आप लोग तो करते डेवलपमेंट ताकि बता सके कि हाँ देखिए वो नहीं करें, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। जो डेवलपमेंट पहले का था उसको आगे नहीं बढ़ाया, इनका ये आरोप है। दूसरा, इनका यह भी कहना है कि बीजेपी जिन लोगों के खिलाफ चर्चा कर रही थी, आरोप लगा रही थी, वो सबके सब बरी हैं। और ऐसा आज भी, लेकिन आप बीजेपी के नेता हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने ये स्कैम किया, ये स्कैम किया, जबकि कोर्ट से बरी हो चुके हैं। न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी निर्णय होता है, लेकिन आरोप लगाने की राजनीति जो एक आरोप लगाने की है, जो कहने की है कि आप ताजुब करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के अगेंस्ट में कभी कोई कंप्लेंट किसी तरह का नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कई कांग्रेस साथी उस आरोप लगाते रहते हैं विभिन्न प्रकार के, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी के शपथ लेने के बाद किसी भी मंत्री में कहीं भी कोई भ्रष्टाचार संबंधित कोई शिकायत सामने नहीं आई। पहली बात तो ये। दूसरा विषय में ये कहना चाहूँगा कि रही दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे की बात, अभी आपके सामने देखेंगे दिल्ली से जयपुर से दिल्ली जो एक्सप्रेस हाईवे बना है, अरे मैं दिल्ली जा रहा है, मैं सुनो अब मेरी बात, 650 रुपए टोल टैक्स देता हूं मैं, जाता हूं। देखिए टोल टैक्स तो देना पड़ेगा, 650 रुपए नितिन गडकरी जी ने कहा है 650 रुपए होगी तो टैक्स तो देना पड़ेगा। वो जो जिस तरह की कांग्रेस ने जो नीति बना रखी थी जिससे देश का गर्त में डाल दिया और 10 साल में अभी बिगड़ गई। आज देश जिस तरह से विकास की ऊंचाई छू रहा है, चाहे ईआरसीपी का मामला हो, चाहे यमुना जल समझौता मामला हो। ईआरसीपी चाहिए नहीं मुझे, मैं दिल्ली पे फोकस करना चाह रहा हूं। ये इनका आरोप दिल्ली पे ही है। दिल्ली में जिस तरह का डेवलपमेंट है, चाहे वो अभी देखिए आज 4500 करोड़ की योजनाओं की माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया और लगातार, चाहे देश के किसी भी हिस्से में, दिल्ली की बात क्या करूं, योगेंद्र जी आपसे कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का हर क्षेत्र में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, और जिस तरह से जो जहां शिलान्यास हो रहे हैं, जो हजारों करोड़ों की योजनाएं आम जनता को समर्पित हो रही है और उसका असर दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली तो राजधानी है और दिल्ली में जो डेवलपमेंट हुआ, चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डेवलपमेंट मान लो, चाहे रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट मान लो, जिस तरह की मेट्रो ट्रेनें शुरू हुई है। अब रही बात, बार बार प्रतीक जी एक सवाल करेंगे, मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो, आपको दिखे ना दिखे कांग्रेस को कितना डेवलपमेंट हो जाए, वो दिखेगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी की डेवलपमेंट कर रहे हैं। आम जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लिए हैं। लेकिन कांग्रेस के अलावा अन्य जनता को आप पूछें कि देश में कितना जबरदस्त विकास हो रहा है और किस विकास की किस ऊंचाइयों की है प्रमाणिकता कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी लगातार इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और कांग्रेस को आज तक कांग्रेस इस चले एक प्रतीक जी कुछ पूछ रहे हैं आप, हालांकि पहले कह चुके हैं प्रतीक जी ये पूछ सकते हैं, पर्चा लीक है ये। मैं बता रहा हूं कि ऐसा डेवलपमेंट किया है कि दिल्ली के अंदर आज भी ग्रैब 3 लगा हुआ है, वहां पे जो पॉल्यूशन है वो 800-900 AQI पार हो गया है। ऐसा भयंकर डेवलपमेंट किया कि यमुना आज तक की सबसे बदतर स्थिति के अंदर आ गई है। ऐसा डेवलपमेंट किया कि दिल्ली के अंदर सबसे भयंकर अपराध आज की स्थिति में, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली एकमात्र ऐसी राजधानी है जिसके अंदर क्राइम इतनी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा डेवलपमेंट किया है कि वहां पे, चले मैं आऊंगा आप लोगों के पास में, क्योंकि गर्वित थोड़े लेट हो गए, हमारे साथ में जुड़े आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता स्पोक्स पर्सन है। गर्वित, शीश महल की बात कही है प्रधानमंत्री ने कि मैं भी चाहता तो शीश महल बना सकता था, लेकिन मुझे गरीबों के घर की चिंता थी। ये सीधा हमला आपके पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पे था, उनके मकान के रिनोवेशन के लेकर के। दूसरा, उनका ये कहना है कि आपदा बन करके आम आदमी पार्टी दिल्ली पर आई और कहर बरपा रही है। योगेंद्र जी, ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
ये शीश महल की बात करते हैं, एक बार इनका पीएम हाउस देखें जो कि 6,000 करोड़ के लगभग का बना है। उसके बाद इन्होंने 8-9 हजार करोड़ रुपए अभी इन्होंने विस्टा प्रोजेक्ट पे खर्च कर दिए। तो ये पहले खुद के गिरीबान में जाके देखे खुद ने क्या किया है। नंबर 2, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है वो केजरीवाल जी का घर नहीं है। उसमें जो भी सीएम बनेगा, चाहे बीजेपी का सीएम बने चाहे कांग्रेस का सीएम बने, जो भी सीएम बनेगा उस सीएम हाउस में वो रहेगा। अब जो आपने बात बोली आपदा में अवसर की, तो आपदा में अवसर तो सबसे पहले इन्होंने ढूंढा। आज दिल्ली चुनाव सर पे है, चुनाव से ठीक कुछ चंद दिनों पहले इन्होंने आज 1670 कुछ फ्लैटों का वितरण किया है, जबकि इनका मैनिफेस्टो में था 2019 के, 2017 में भी पीएम साहब ने घोषणा करी थी कि 2022 में हर भारतीय नागरिक के पास अपना घर होगा। लेकिन इन्होंने इलेक्शन से पहले सिर्फ 1600, कहां ये 2.5 करोड़ घर बनाने की बात कर रहे थे, और इलेक्शन से कुछ वोट बटोरने के कारण कहां सिर्फ इन्होंने 1600 फ्लैट दिए हैं। ये सिर्फ इनका एक इलेक्शन स्ट्रेटेजी है और कुछ नहीं है। और 16 से में भी मेरे सुनने में आया है आज कि इन्होंने पिक एंड चूज की स्ट्रेटेजी अपनाई है। सिर्फ अपने कार्यकर्ता या अपने लोगों को, जो इनके कार्यकर्ता थे निचले स्तर पे, उनको इन्होंने घर बांटने का प्रयास पूरा किया है, जिससे ये कुछ वोट ले पाए दिल्ली में। विकास जी, सुना आपने? पिक एंड चूज, आपने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही मकान बांट दिए बजाय गरीब के। योगेंद्र जी, ये इस तरह की आरोप लगाना आप पार्टी का बड़ा हास्यास्पद विषय है, क्योंकि क्या है कि जब वो एक आवंटन प्रक्रिया के तहत जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं उन्हीं को ये आवंटन किया गया, और उसके पहले भी 2 साल पहले भी 3000 फ्लैट्स जो उनको दिया गया था झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को। तो इनको ये देखना चाहिए हमारे आप पार्टी के कि जो ये बात कर रहे हैं उस बात के कहीं ना कहीं तथ्यात्मक होनी चाहिए उसमें। और रही बात दूसरी ये कि आप पार्टी के बारे में बताइए, आपने आवंटन कैसे किया? आपने बोल दिया आवंटन प्रक्रिया के थ्रू, आवंटन कैसे किया वो बताइए ना। आपने क्या कोई पारदर्शी योजना अपनाई इसके आवंटन के लिए? नहीं, कोई पारदर्शी योजना नहीं अपनाई है, सिर्फ पिक एंड चूज किया है, जिसकी डिटेल हम आने वाले समय पे देंगे। जिसकी डिटेल एरिया है उस एरिया में दिया है, और हाँ बिल्कुल उस एरिया में दिया है, लेकिन आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है, जिसकी डिटेल आने वाले समय में दी जाएगी। कोई भी कार्यकर्ता अपनी विचारधारा से जुड़ा होता है, वो किसी के प्रति समर्पित या उसको कोई सैलरी नहीं मिलती कि उसका हो गया। जरूर एक आदमी है जो अपना जीवन यापन कर रहा है और किसी भी जगह रह रहा है, वो किसी विचारधारा से इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को फ्लैट दे दें। वहां पे झुग्गी झोपड़ी में और आम आदमी पार्टी सब पार्टी के लोग हैं, क्योंकि हर एक आदमी किसी ना किसी पार्टी को वोट देता है, तो हर तबके के लोग हैं वहां पे। आपने सब लोगों को फ्लैट नहीं दिए, आपने सिर्फ पिक एंड चूज करके जो आपके कार्यकर्ता थे फेवरेबल, ये आदमी फेवरेबल है इसको दिया, ये आदमी फेवरेबल है इसको दिया। ये बहुत गलत प्रक्रिया है, कोई आवंटन प्रक्रिया नहीं अपनाई। अगर आपने ये आप जिस तरह की बात कर रहे हैं कि ये अगर आपने कोई पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया बताई है तो आप बताएं, ऐसे आप फालतू की ऐसे डिबेट ना करें इस तरह की। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको, आने वाले कुछ समय में, आने वाले 5, 7, 10 दिन में आपको इसके पूरे प्रोसीजर के बारे में आप नहीं बताएंगे, क्योंकि आपके पास कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई आवंटन प्रक्रिया नहीं है। हम बताएंगे आपको, हम बताएंगे कि किस तरह से आपने आवंटन किया, किस तरह से गलत आवंटन किया आप लोगों ने। आप पार्टी का देखिए, आप पार्टी की तरह जिस तरह से वो ठेके आवंटन किए, दारू के ठेके आवंटन किए, देखिए आप पे बात उठी तो आप दारू के ठेके पे आ गए। आप सुनिए, आप पे बात उठी तो आप दारू के ठेके पे आ गए। आप बताओ ना, मुद्दा ये है, आप बताओ आपने आवंटन की कौन सी प्रक्रिया अपनाई? आप दारू के ठेके पे मत जाइए। दारू के ठेके का जवाब मैं दूंगा जब योगेंद्र जी दारू के ठेके की डिबेट कराएंगे। आज आप बताइए आपने कौन से फ्लैट दिए? तो आप बताइए किस प्रक्रिया से दिए? मैं बता रहा हूं ना, मैं आपका पिक एंड चूज वाली प्रक्रिया सूची हम देंगे। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि सूची बिल्कुल आपके पास आएगी, अगर आने वाले 7-10 दिन के अंदर सूची दी जाएगी आपको। सुनिए बात पूरी, अगर आप इतनी बात कर रहे हैं तो क्या आपको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कौन सी आपका सूची है? अगर आप ये कर रहे हैं बिल्कुल, तो आप ये कैसे उसमें आपके कौन सूची आएगी? बिल्कुल सूची आएगी जो भारतीय, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष सचदेवा जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, जो सचदेवा जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं उनको फ्लैट मिल रहे हैं। वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो सकता है, कार्यकर्ता हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो सकता है, इसमें वो आप पार्टी की तरह नहीं है कि शीश महल पहन के कोई सबको पता है कि शीश महल में कौन रहता है,
सबको पता है घोटाले में लगा है, नरेंद्र कोई मोदी जी कमीशन खा रहे महल में रहते हैं, हैं। दो मंत्री पंजाब के सस्पेंड हो रहे हैं। तो इस तरह की बातें करना ये औचित्य नहीं है। एक आम कार्यकर्ता के लिए, अगर कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता किसी विचारधारा से जुड़ा है, अगर उसको झुग्गी झोपड़ी के बदले में अगर कोई आवाज दिया जा रहा है, आप आपके नेताओं को देखिए, अगर वो कार्यकर्ता हो सकता है बीजेपी का हो, गरीब का हो, झुग्गी झोपड़ी को हम नहीं कह सकते बीजेपी का है, कांग्रेस का है, आप पार्टी का है, लेकिन आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो आवंटन प्रक्रिया है, जो झुग्गी झोपड़ी वालों को ही फ्लैट दिए जा रहे हैं, उसमें भरोसा रखना चाहिए उस पर, भरोसा रखना चाहिए। प्रतीक जी क्या तो लगता है? भरोसा हम आपको रखेंगे। रखना चाहिए? आप आवंटन प्रक्रिया बताइए किस तरह से किया है, भरोसा बिल्कुल रहेगा। गर्वित आ रहा हूं मैं आपके देखिए, पास। मैं ये फ्लैट की अगर बात चलिए तो मेरे को आज बड़ी हंसी आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला ये फ्लैट उनको मिल रहा है जिनकी इनकम 9 लाख रुपए सालाना से कम है। मतलब 9 लाख रुपए सालाना से कम वाले को हम गरीब मान रहे हैं, गरीब होता है, और 7.5 लाख रुपए सालाना इनकम पे ये टैक्स ले लेते हैं। तो ये सरकार चल रही है कि सर्कस चला रहे हैं, 7.5 लाख इनकम वाले से टैक्स ले रहे हैं, 9 लाख इनकम वाले को गरीब सम्मान रहे हैं। तो ये क्या है, बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अब मैंने बहुत सारे सवाल पूछे थे, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी आ गए, वो भी मुझे बता जाए कि 10 साल के अंदर क्या चीज नई इनिशिएट की, कौन से नए स्कूल बनाए, कौन सी मेट्रो का विस्तार किया, कौन सी रोडों का विस्तार किया, कौन से फ्लाईओवर का विस्तार किया, जनता के को 10 साल के अंदर दिया क्या है, मैं तो वो पूछना चाहता हूं। और दिल्ली की जनता इसीलिए आज ये पूछ रही है कि जब हमें कुछ नहीं दिया तो वापस वो कांग्रेस की तरफ मुड़ करके देख रही है कि जो 15 साल में डेवलपमेंट हुआ था दिल्ली के अंदर, उसी को दोबारा पटरी पे लाना चाहती है दिल्ली की जनता, और दिल्ली इसीलिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई। प्रतीक जी, आपने 2 प्रश्न किए, उन दोनों प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहूंगा। आपने पहले पूछा कि पिछले 10 साल में आपने क्या किया, कितने फ्लाईओवर बनाए, कितने स्कूल बनाए। तो प्रतीक जी, मैं बताना चाहूंगा कि जितना विकास दिल्ली में 65 विधानसभा में ये बोला एक भी नया स्कूल नहीं बनाया 10 साल में, जवाब दिया है ये। प्रतीक जी, नया स्कूल नहीं बना, लेकिन ये लीजिए, स्कूल मान लिया, नहीं, जो अब मान लिया इन्होंने कि स्कूल नहीं बनाया नया, बिल्डिंग है वो विश्व स्तरीय की है। जो स्कूल के ढांचे थे उनको विश्व स्तरीय बनाया है। और प्रतीक जी, जो दूसरी बात आपने बोली, जितना विकास दिल्ली में हुआ है 10 साल में, उतना 65 साल में नहीं हुआ। ये विकास हुआ है कि ग्रैब 3 लगा हुआ है। पॉल्यूशन देखिए, यमुना की हालत देखिए, पॉल्यूशन की समस्या सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, पूरे नॉर्थ इंडिया की पॉल्यूशन की समस्या है। दोनों आप नोएडा में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों जिम्मेदार है इसके लिए, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों जिम्मेदार है इसके लिए। दूसरी बात बोली कि इसीलिए यमुना की हालत देखिए, कांग्रेस की तरफ जनता रुख कर रही है। तो अभी एमसीडी के 3 साल केजरीवाल जी ने बोला था गंगा यमुना जी साफ कर दूंगा 5 साल पहले, आपको पता होगा 5 साल पहले बोला था ना, बन के जीते हैं। 5 साल पहले क्या बोला था केजरीवाल ने? 5 साल पहले बोला था यमुना साफ कर देंगे। केजरीवाल जी ने क्या हुआ? पहले भी बोला है यमुना साफ कि यमुना साफ नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। 10 साल में नहीं हुई। फिर कहां क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमें इन्होंने मुकदमों में उलझा रखा था। केजरीवाल जी ने खुद ने माना है, एक नेता पहली बार कैमरे के सामने अपनी मान रहा है कि हमसे ये काम नहीं हुआ, और आने वाले 5 साल में करेंगे, आने वाले 5 साल में बिल्कुल करेंगे। देने वाली नहीं है, अगले 5 साल दे लिए 10 साल। वो तो आपको पता है, आपके वार्ड में कितने पार्षद आए हैं, अभी पता और लगेगा। आपकी सीट अभी भी शून्य आएगी, पता लग जाएगा, आपकी सीट अभी भी शून्य आएगी, पता लग जाएगा। चलिए विकास जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। अभी आपने 10 साल का लेखा जोखा जब जनता के बीच जाएंगे, बीजेपी भी जाएगी क्योंकि केंद्र में सरकार है, और आम आदमी पार्टी भी जाएगी, लगातार 10 साल से सरकार में रही है, तो किस तरह से आप लोग उसे फेस करेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अब वहां पे रेवड़ियां बांटी गई और अपने कार्यकर्ताओं को दिया गया है। आपका लॉजिक है कि कार्यकर्ता भी तो को बस्ती में रह सकता है। दूसरा, कांग्रेस का ये कहना है कि जब 7.5 लाख पे आप टैक्स वसूल रहे हैं तो 9 लाख की इनकम वाले को आप फ्लैट दे रहे हैं। प्रतीक जी की बात का मैं जवाब दूं कि जिस 7.5 लाख वाले का जो इनिशियल स्टेज पे अगर कोई मान लो नौकरी लगता है और उसको इनकम टैक्स की छूट है, तो इनकम टैक्स की छूट है उस पे, आप ये बताइए। 7.5 तक, 7.5 के बाद में टैक्सेबल है वो इनकम, क्या आपको पता होगा ये बात? सुनिए, तो ये जो फ्लैट जो आवंटन किए, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, इनको भी 5 साल का 30,000 मेंटेनेंस और 1,45,000 रुपए, क्योंकि राजधानी में उनको जब झुग्गी झोपड़ी के बदले फ्लैट दिए जा रहे हैं, जैसे कांग्रेस की तरह जो राजस्थान में जिस तरह से रेवड़ियां बांटी गई कि फोन बांट दिए, लास्ट में मोबाइल फोन फिर बटे नहीं, धक्का मुक्की हुई और टूटते गए फोन नहीं बटे, उस तरह की कांग्रेस की तो लास्ट में ही है। अब लगने वाली है। देखो योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा दिए गए फ्लैट है, तो केंद्र सरकार जो है वो लगातार 3री बार प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली है, तो वो जनता का जनादेश है और जनादेश की पालना माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और रही बात जो बार बार प्रतीक जिस प्रकार सवाल उठा रहे हैं, तो कि 10 से अधिक फ्लाईओवर जो है दिल्ली में लगातार कुछ नहीं बनाया, झूठ मत बोलिए, और झूठ नहीं, विधानसभा के अंदर बोला, ये
कि एक भी फ्लाईओवर नहीं बनाया 10 साल अरे में। मेरी बात ये जवाब दिया है दिल्ली सरकार ने। 4100 करोड़ के प्रोजेक्ट की योजना 11 स्टेट हाईवे NH हाईवे जो राज्यों को जोड़ने वाले 11 राज्यों को जोड़ने वाले ये लोग 11 राज्य कहाँ से आ गए वो? आपने बिल्कुल अच्छी बात बोली कि मोदी जी अपने सारे जो जनादेश दिया है उसकी पालना कर रहे हैं, उसको पूर्ण कर रहे हैं। तो मोदी जी ने 2.5 करोड़ फ्लैट बात 2.5 करोड़ लोगों को घर देने की बात कही थी। सर वो घर कहाँ है, कब आएंगे? आप मेरे को बताएं ना। 4 करोड़ आवाज अगर 4 करोड़ आवाज दे दिए तो कहाँ है वो 4 करोड़ आवाज? आम जनता के पास है, वो आपको थोड़ी नजर आएंगे, आपको दिखेंगे नहीं। बिल्कुल विकास जी ने बिल्कुल सही कहा, बीजेपी प्रवक्ता केंद्र के सामने 4 यहाँ भी करोड़ झूठ बोल आवाज रहे दे हैं। चुके हैं, आंकड़े हैं, उपलब्ध है, और 4 करोड़ आवाज 4 करोड़ अगर आप आवाज देते तो 400 से 240 पे नहीं आते सर। अरे 400 240 पे सुनिए मेरी बात को। आप मैं कहना चाहूंगा कि फिर लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो जनादेश दिया गया है, तो आप पार्टी की तो क्या हालत हो रही है, 5 मंत्री जेल में जा रहे हैं और आप पार्टी की बात कर रहे हैं। उनका लोकतंत्र पूरा खत्म हो चुका। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, दिल्ली में इस समय सियासी घमासान मचा हुआ है और कोई भी किसी भी तरह का अवसर छोड़ना नहीं चाहता। जिसको मौका मिल रहा है वही तीर कमान से निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये सियासी तीर है, ओरिजिनल तीर मत मानिए आप। खैर चलिए, ठंड बेशक कितनी भी हो, पॉल्यूशन कितना भी हो, लेकिन सियासी पारा तो इसी तरह से अपनी रंगत पे रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।